आशा करती हूँ आप सभी सुचारू रूप से और विज्ञान विषय धीरे धीरे वो कम होती जाए की क्लास की बात करते हैं एक नई टॉपिक के साथ। जैसे कि पिछली क्लास में पादपों में नियंत्रण, आज की क्लास में तो हमारा नया टॉपिक है वो भी है नियंत्रण, लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे वो मनुष्यों में नियंत्रण है। साथ ही साथ हॉर्मोन्स इनके क्या काम है और इनसे कुछ प्रमुख रोग जो परीक्षा में अधिकांश जाते हैं उनके बारे में आज। तो आइए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं, नियंत्रण एवं समन्वय। यानी कंट्रोल और समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल अपनी बॉडी पर रख पाना, वातावरण के अनुसार कंट्रोल रख पाना। समन्वय यानी कि परिस्थितियों के अनुसार खुद को व्यवस्थित कर पाना, ये समन्वय कहलाता है। और ये जो काम है, जैसे कि हमारे शरीर में जितने भी काम होते हैं, ये इनका कंट्रोल पावर जो है वो ब्रेन के पास होती है। कि हमारे शरीर में जितने भी काम संपादित होते रहते हैं, ये सब हमारे मस्तिष्क या ब्रेन के कारण पूरे हो पाते हैं। तो हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय का जो मेन केंद्र है वो है हमारा ब्रेन। ब्रेन जो है, अब ये एक निश्चित संरचना नहीं है कि एक ब्रेन है और इसी से सारे काम हो रहे हैं। जो ब्रेन है ये भी कई हिस्सों में बटा हुआ पाया जाता है और इसके अलग अलग हिस्सों के काम बटे हुए हैं और अलग अलग हिस्से इसके अलग अलग को पूरा करते हैं। आइए तो ब्रेन के बारे में अध्ययन करते हैं। ब्रेन जो है ये हमारे शरीर का कंट्रोल पावर जिसके पास होती है, सभी जो काम है इस ब्रेन की वजह से ही कंप्लीट हो पाते हैं या पूरे हो पाते हैं। ब्रेन जो है ये शरीर का मुख्य भाग जो कि हमें कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन पावर प्रदान करता है। ब्रेन जो है ये हमारे शरीर में सबसे ऊपर स्थित है और एक हड्डियों के ढांचे में बंद होता है, इसे क्रेनियम कहा जाता है। क्रेनियम के अंदर जो हमारा ब्रेन है, क्योंकि एक बहुत सॉफ्ट पार्ट है ये, और ये जो क्रेनियम बोन्स होती हैं ये संख्या में होती हैं 22 टोटल, और ये हमारे ब्रेन को सुरक्षित रखने का काम करती हैं। अब हमारा जो ब्रेन है ये 3 भागों में बटा हुआ होता है। अग्र मस्तिष्क से कहा जाता है फोर ब्रेन, पहला। दूसरा है मध्य मस्तिष्क या मिड ब्रेन, और तीसरा है पश्चिम मस्तिष्क या हाइंड ब्रेन। तो हमने अभी तक ये पढ़ा कि ब्रेन जो है ये हमारे शरीर का मुख्य नियंत्रण और समन्वय केंद्र, क्योंकि क्रेनियम में जो हड्डियों का ढांचा है क्रेनियम, उसके अंदर सुरक्षित रहता है। 22 हड्डियां इसमें उपस्थित होती हैं। मस्तिष्क जो है ये 3 भागों में बटा होता है, अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अब हमारे शरीर में जितने भी कार्य संपादित हो रहे हैं वो सभी ब्रेन के इन अलग अलग पार्ट्स के द्वारा कंट्रोल होते हैं। यानी एक ब्रेन ही नहीं है, ब्रेन अलग अलग डिपार्टमेंट्स में या भागों में बटा हुआ है और हर भाग का अलग अलग काम होता है। तो आइए इनके अलग अलग कामों के बारे में अध्ययन करते हैं। चलिए, तो ब्रेन जो है हमारा अग्र मध्य और पश्चिम मस्तिष्क जो है, अब जो पश्चिम मस्तिष्क है हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है वो हमको क्या पढ़ना है कि पश्चिम मस्तिष्क में एक संरचना पाई जाती है मेडुला ऑब्लांगेटा। जो कि हमारी प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करती है। अब ये प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या है ये देखते हैं हम, कि मान लीजिए हम सो रहे हैं और अचानक से कोई लाइट ऑन कर देता है, या हम बैठे हुए और अचानक से कोई हमारी आंख के ऊपर टॉर्च की रोशनी फेंकता है तो हमारी आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। कोई हमें पिन चुभोता है तो अचानक हम अपना हाथ हटा लेते हैं। कभी गलती से किसी गर्म बर्तन पर हाथ लग जाता है, फटाफट हम अपने हाथ को हटा लेते हैं। तो ये जो काम है ये मस्तिष्क के पश्चिम भाग में स्थित एक संरचना होती है मेरुरज्जु, जो हमारे पश्चिम मस्तिष्क का एक भाग है, उस मेरुरज्जु के द्वारा ये कार्य संपादित किया जाता है और इस क्रिया को कहा जाता है
प्रतिवर्ती क्रिया या रिफ्लेक्स एक्शन, इनकी पूरी क्रियाविधि को अब आज हम पढ़ेंगे। चलिए सबसे मस्तिष्क के अलग अलग भाग जो हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। और क्रेनियम बोन्स के बारे में हमने पढ़ लिया। अब सबसे पहले मस्तिष्क का जो भाग है वो है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन या अग्र मस्तिष्क सबसे प्रमुख भाग हमारे ब्रेन का, और इसके द्वारा हमारे शरीर में होने वाली अधिकतर जो क्रियाएं हैं वो संपादित होती हैं। तो मस्तिष्क के अग्रभाग को फोर ब्रेन कहते हैं। अब इसके द्वारा जो कार्य संपादित किए जाते हैं उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहला काम जो है इसका फोर ब्रेन का काम है तापमान को नियंत्रित करना। हमारे शरीर का तापमान लगभग एक जैसा ही रहता है, कम या ज़्यादा नहीं होता है। बुखार या किसी और बीमारी के कारण हो सकता है, बाकी सामान्य तापमान है कि हमेशा एक फिक्स्ड टेम्परेचर पर रहता है। और ये जो काम है ये फोर ब्रेन का होता है कि हमारे शरीर के तापमान को संतुलित रखता है। इसके बाद है भावना या इमोशंस। ये भी अग्र मस्तिष्क का ही काम है, हमारी भावनाओं को कंट्रोल करने का, इमोशंस को, ये काम भी फोर ब्रेन या अग्र मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। अगला काम है इसका भूख व प्यास का नियंत्रण। किस प्रकार हमें पता चलता है कि हमें भूख लग रही है या प्यास लग रही है, या फिर जब हम खाना खा रहे हैं तो खाना खाने के बाद किस तरह हमें पता चलता है कि हमारा पेट भर गया है या पानी और ज्यादा हम नहीं पी सकते हैं। तो ये जो काम है ये भी किसके द्वारा किए जाते हैं? अग्र मस्तिष्क के द्वारा संपादित किए जाते हैं। इसके बाद है याददाश्त, रिकॉल और रिकॉग्नाइज करना। रिकॉल और रिकॉग्नाइज करना, याददाश्त से मतलब ये है कि मान लीजिए कि कोई हमें दिखाई देता है, कई दिन बाद हम उससे अचानक से हमें याद आता है कि ये वो है, या उसका नाम हमें याद आता है, या फोन पर हम किसी से बात कर रहे हैं उसकी आवाज से हम ये पहचान जाते हैं कि कौन बात कर रहा है। ये जो सारे काम हैं ये फोर ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होते हैं, यानी कि हमारी याददाश्त जो है वो फोर ब्रेन के द्वारा कंट्रोल की जाती है, और इसीलिए मस्तिष्क पे चोट लगने से कई बार समस्या उत्पन्न हो जाती है। चलिए आगे चलिए। हमारे मूड, कभी उदास हैं और कभी खुश हैं, या परेशानी की स्थिति में जो हमारा मूड चेंज हो जाता है, मूड स्विंग्स होते हैं, मूड जो चेंज होता है हमारा, वो भी अग्र मस्तिष्क का काम है। अगला काम है इसका सुनना। और जो सुनना मतलब सुनकर, अब जैसे हमारे कान है कि सुन रहे हैं हम, लेकिन सुनकर उस बात को समझ पाना, ये काम अग्र मस्तिष्क का है कि सुनकर हम किसी चीज को समझ पा रहे हैं। कि कान जो है हमारे, उनसे भी जो तंत्रिकाएं हैं वो मस्तिष्क तक जाती है कि जो हम सुन रहे हैं वो हमारे समझ में कैसे आता है। तो वो काम भी ब्रेन का है कि जब हम किसी आवाज को सुनते हैं और सुनकर वो जो तंत्रिकाएं हैं वो हमारे ब्रेन तक, यानी अग्र मस्तिष्क का जो कोऑर्डिनेशन सेंटर है जहाँ पर कि हमारे सुनने से संबंधित तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, उन तंत्रिकाओं की मदद से हम ये समझ पाते हैं कि सामने वाला क्या कह रहा है, और हमारे बात को समझ पाने में हमें आसानी रहती है। इसके बाद है सूंघना, घ्राण भी कहा जाता है इसको। सूंघना, सूंघ कर समझ पाना कि किस चीज की खुशबू, उसको पहचान पाना, दुर्गंध है कि सुगंध है इसका पता कर पाना, ये सारे जो काम हैं ये हमारे फोर ब्रेन के होते हैं। इसके अलावा इसका जो एक मेन काम है वो होता है रिप्रोडक्शन से संबंधित। रिप्रोडक्शन से संबंधित इस तरह की जो जनन ग्रंथियां होती है, रिप्रोडक्शन से संबंधित है। फोर ब्रेन जो है ये सजीव जो है उसके अंदर जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं या रिप्रोडक्शन से संबंधित जो आए हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है। इसके बाद आइए मध्य मस्तिष्क या मिड ब्रेन। मध्य मस्तिष्क या मिड ब्रेन जो होता है ये ब्रेन का मध्य भाग, और इसका मुख्य काम है, पहला काम तो है हमारे बॉडी मूवमेंट्स को, बॉडी मूवमेंट्स यानी हमारे शरीर की जो गति है उसको नियंत्रित करना। कि जब हम चल रहे हैं तो निश्चित गति से, निश्चित रूप से चल पाए, हिले डुले नहीं, हमारे शरीर का समन्वय
बना रहे, ये काम हमारा मध्य मस्तिष्क है। अगला जो काम है सोने और जागना। जब हम सो जाएं तो ऐसा नहीं है कि सोते ही रहते हैं या जाग रहे हैं तो लगातार कई कई दिन तक जाग सकें। तो सोने और जागने का जो नियंत्रण, कि हम जब सो जा, नींद आ रही है हमें, सो रहे हैं, ये मध्य मस्तिष्क का काम है कि वो हमें ये बताता है कि हमें नींद की ज़रूरत है। जागना कि जब हम सो गए तो होता ही है कि एक निश्चित समय के बाद अपने आप ही हमारी आंख खुल जाती है। इनका जो कंट्रोल सेंटर है वो भी हमारे मिड ब्रेन के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा इसका एक काम और है, गर्दन और धड़ की जो स्थिति है, गर्दन और धड़ हमारी जो है उनको भी कंट्रोल करके रखना, कि उनकी स्थिति व्यवस्थित रहे और हमारा जो शरीर है वो सामंजस्यपूर्ण रहे, जिसकी वजह से गति कर सकें और मूवमेंट जो है हमारे आसान तरीके से। इसके बाद आता है हमारा पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क के हाइंड ब्रेन जो है, ये हमारे शरीर में काफी सारे काम पूरे करने का पूरे करता है, कि हमारे चलना जो है, जब हम चल पाते हैं व्यवस्थित रूप से, वो इसी की वजह से होता है। तैरते समय हमारे जो शरीर का कंट्रोल है वो भी पश्चिम मस्तिष्क की वजह से हो पाता है। भागते समय जो हमारे शरीर का संतुलन बना रहता है वो भी पश्चिम मस्तिष्क का ही कार्य है। इसके अलावा महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमसे कई बार पूछा जाता है कि लार का, उल्टी का, या उल्टी को वमन भी कहा जाता है, लार और उल्टी जो है उसका जो कंट्रोल सेंटर है वो भी हमारा पश्चिम मस्तिष्क है। साथ ही साथ छींक और खांसी, इनका जो कंट्रोल सेंटर है वो भी हमारा पश्चिम मस्तिष्क होता है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण काम है हमारे पश्चिम मस्तिष्क का, वो है हमारी प्रतिवर्ती क्रियाएं। एक तो ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा, एक उल्टी या वमन का नियंत्रण केंद्र कहाँ है, तो पश्चिम मस्तिष्क में स्थित है। प्रतिवर्ती क्रियाएं या जिनको कहा जाता है रिफ्लेक्स एक्शन, मेन काम जो है पश्चिम मस्तिष्क का यही है और काफी इंपॉर्टेंट है, और इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो पिछली क्लास में अगर आपको याद हो तो मैंने आपको तंत्रिका कोशिकाएं न्यूरॉन का चित्र बताया था। अब ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ये ब्रेन से और हमारे प्रभावित अंगों तक और हमारे अंगों से ब्रेन तक एक नेटवर्क के रूप में शरीर के सभी स्थानों पर व्यवस्थित हैं। इन न्यूरॉन्स की लंबाई 1 मीटर तक हो सकती है, काफी ज्यादा लंबाई में फैले हुए पाए जाते हैं। लंबी लंबी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, इन्हें न्यूरॉन्स कहा जाता है। ये दो तरह की होती हैं, संवेदी और प्रेरक। संवेदी और प्रेरक। सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स। अंतर क्या है दोनों में देखिए। संवेदी न्यूरॉन्स जो है ये वो न्यूरॉन्स होते हैं या वे तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं जो संवेदनाओं को प्रभावित अंग से मस्तिष्क तक लेकर जाती हैं। जैसे कि हमारे हाथ पर किसी ने पिन चुभोई, तो वो पिन जो हमारे हाथ पर चुभी है उसकी सूचना मस्तिष्क को जो तंत्रिकाएं देंगी वो संवेदी तंत्रिकाएं होंगी। इसके बाद ब्रेन जो है वो हमें ये कहेगा कि हमें वहां से हाथ हटाना है, या ब्रेन जो है वो हमें उस परिस्थिति के अनुसार बिहेव करने के लिए या उस परिस्थिति के अनुसार जो भी सामंजस्य होगा उसके लिए प्रेरित करेगा। और हमें कैसे पता चलेगा कि हमें वहां से अपना हाथ हटा लेना है, उसके लिए जो तंत्रिकाएं उत्तरदायी होंगी वो होंगी प्रेरक तंत्रिकाएं, जो कि आवेगों को या सूचनाओं को मस्तिष्क से प्रभावी अंग तक लाने का काम करेंगी। तो जो न्यूरॉन है दो तरह के हो गए, संवेदी तंत्रिका और प्रेरक तंत्रिकाएं। अब हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात करें तो हमने पिछली क्लास में भी सीखा था कि ये न्यूरॉन होता है, इसमें से ये डेंड्राइट्स निकले हुए रहते हैं। आपको याद होगा इसके स्ट्रक्चर के बारे में। और इसी तरह का स्ट्रक्चर हमने बनाया था।
तो ये है इसकी कोशिका काय, जिसको कहा जाता है। इसके अंदर छोटे छोटे दानेनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे निसिल के कण कहा जाता है। ये हैं डेंड्राइट्स, ये हैं केंद्रक युक्त श्वान सेल, इनको कहा जाता है श्वान कोशिका। ये जो है, ये जो कवरिंग है, इसको कहा जाता है माइलिन आच्छद, माइलिन शीत या माइलिन आच्छद। ये जो यहाँ ये खांच पाई जाती है, इसे कहा जाता है रेनवियर की पर्व संधियां। एक वैज्ञानिक है, उनके नाम पर है, रेनवियर की संधियां या पर्व संधियां कुछ भी। इसके बाद ये जो है, ये नॉब्स पाए जाते हैं, घुंडियां। ये जो नॉब्स हैं, ये ही हमारी प्रतिवर्ती क्रियाओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का मुख्य काम करती हैं। अब चलिए न्यूरॉन के द्वारा प्रतिवर्ती क्रियाएं कैसे संपादित की जाती हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले इससे जुड़ी कुछ मुख्य जो टर्म्स हैं, उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। कि देखिए, जैसे हमारा हाथ गर्म भगोनी को या पिन को छूता है, वैसे ही हमारा हाथ अचानक से वहां से हट जाता है। अब सूचना का उस हाथ से ब्रेन तक जाना और ब्रेन से वापस हाथ तक आना, ये प्रतिवर्ती क्रिया है। और ये जो सूचना मस्तिष्क प्रभावित अंग से मस्तिष्क तक गई और मस्तिष्क से वापस प्रभावित अंग तक आई, तो ये जो मार्ग बना, इसे कहा जाता है प्रतिवर्ती चाप, प्रतिवर्ती चाप। और ये जो क्रिया है, इसे कहा जाएगा प्रतिवर्ती क्रिया। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। प्रतिवर्ती क्रिया क्या है कि प्रभाव, ये जो भी प्रतिवर्ती क्रिया हो रही है जो कि अचानक होती है हमारे शरीर में, ये प्रतिवर्ती क्रिया है। और वो मार्ग जो प्रभावित अंग से मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से वापस प्रभावित अंग तक आता है, उसे प्रतिवर्ती चाप कहा जाता है। अब होता यह है कि प्रतिवर्ती क्रिया की आवश्यकता क्यों है? ब्रेन जो है, हमें हर काम को सोचकर करने के लिए, ब्रेन से जब भी हम कोई काम करते हैं मस्तिष्क से, तो उसे सोचने में समय लगता है। लेकिन स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर अचानक से हाथ जल गया, पिन चुभ गई, किसी ने आंख पर रोशनी डाली, तो ये काम जो होते हैं 1 सेकंड से भी कम समय में पूरे हो जाते हैं। और ये इनके लिए जो है हमारा मस्तिष्क उत्तरदायी नहीं होता। मेडुला ऑब्लांगेटा या मस्तिष्क का जो पश्चिम मस्तिष्क का एक भाग है, मेडुला ऑब्लांगेटा, वो उत्तरदायी होता है, जिसकी मदद से ये जो काम है बिना सोचे ही अचानक ही जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाता है। अब आइए हम ये पढ़ें कि ये न्यूरॉन्स जो है ये काम कैसे करते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती चाप आपके समझ में आ गया। चलिए अगली क्लास के बारे में अगले टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं कि अब ये प्रतिवर्ती जो क्रियाएं हैं ये कैसे संपादित होती हैं। अब होता यूं है कि ये जो है तंत्रिका कोशिकाएं एक के बाद एक के बाद एक काफी सारी अरेंज होती हैं। एक तंत्रिका कोशिका और यहाँ पर होगी, बिल्कुल एक दूसरे के पीछे पीछे स्थित होती हैं। और होता यह है कि ये आपस में कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी इनके बीच में आवेगों का संचलन होता है। और ये जो होता है ये रासायनिक आवेग होते हैं। रासायनिक आवेग होते हैं जिनके द्वारा सूचनाओं का एक जगह से दूसरी जगह संचलन होता रहता है। होता यह है, ये जो पश्च भाग है एक न्यूरॉन का, जो कि इस प्रकार की संरचना है, और दूसरे जो न्यूरॉन का डेंड्राइट भाग जो है, ये डेंड्राइट हो गया। और ये कोशिका काय का भाग एक्सॉन, जिसे कहा जाता है एक्सॉन का अंतिम भाग। तो यहाँ पर कुछ होता यह है कि जब आवेग जाता है तो ये रासायनिक आवेग होते हैं, इनके पूरे होने के लिए कुछ स्पेशल आयंस पाए जाते हैं, जिसे कि सोडियम पोटेशियम पंप कहा जाता है। कि कुछ सोडियम आयन और कुछ पोटेशियम आयनों का आदान प्रदान होता है, जिसकी वजह से जो क्रियाविधि है ये संपन्न होती है। होता यूं है कि जब आवेग एक सेल से दूसरी तंत्रिका कोशिका की तरफ जाता है, तो अब क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी कुछ रसायन यहाँ पहुंच जाते हैं, जिनकी मदद से ये आवेग आगे की तरफ चला जाता है। और ये जो रसायन होते हैं इन्हें कहा जाता है न्यूरोट्रांसमीटर्स।
ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये एक जगह से दूसरी जगह आवेगों को ले जाने का काम करते हैं। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये सूचना या आवेग को एक तंत्रिका कोशिका के अंतिम भाग से दूसरी तंत्रिका कोशिका भाग या डेंड्राइट्स तक लेके जाने का काम करते हैं। और ये जो जगह होती है जहाँ ये दोनों एक दूसरे के से जुड़ी हुई रहती हैं, इस जगह को कहा जाता है सिनेप्टिक विदर। सिनेप्टिक विदर या सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ये जो सिनेप्टिक विदर है और ये जो इनके बीच का संबंध है इसे कहा जाता है सिनेप्स। इसे सिनेप्स कहा जाता है। तो इस तरह ये जो तंत्रिका आवेग हैं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते रहते हैं और शरीर में नियंत्रण और समन्वय का काम करते हैं। इस काम में बहुत कम समय लगता है। संवेदी और प्रेरक न्यूरॉन्स इसके लिए उत्तरदायी हैं। एक तंत्रिका कोशिका दूसरी तंत्रिका कोशिका से सिनेप्टिक विदर जो जगह है उसके द्वारा जुड़ी रहती है। इस सिनेप्टिक विदर के अंदर ये सारे केमिकल चेंजेस होते हैं। सोडियम पोटेशियम कौन से आयन सेल के अंदर जाएंगे कौन से बाहर आएंगे, सोडियम पोटेशियम पंप जिसे कहा जाता है। और सूचनाओं और आवेगों का प्रसारण इस तरह होता रहता है। बहुत जल्दी ये काम कंप्लीट हो जाता है और जिससे कि हम फटाफट जो भी हमारी प्रतिक्रिया है वो फटाफट पूरी हो जाती है। तो जो नियंत्रण था, समन्वय और नियंत्रण, वो टॉपिक जो है हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां, सबसे पहले तो हम ये जाने कि ग्रंथियां होती क्या हैं। देखिए हमारे शरीर में कई प्रकार के केमिकल्स बायो जो जैविक पदार्थ हैं वो लगातार बनते रहते हैं। कुछ जो हैं बड़े होते हैं अणु और कुछ उनके छोटे अणु होते हैं। अब ये जो अंतःस्रावी तंत्र है कि हर चीज को शरीर में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कुछ स्पेशल नलिकाएं पाई जाती हैं। जैसे कि रक्त अगर बह रहा है तो उसके लिए आर्टरीज और वेंस यानी कि धमनियां और शिराएं पाई जाती हैं। पाचक रस हैं अगर तो उनको ले जाने के लिए अलग अलग तरह की नलिकाएं हमारे शरीर में पाई जाती हैं। लेकिन ये जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं ये स्पेसिफिक ग्रंथियां होती हैं। इन्हें कहा जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन्हें क्यों कहा जाता है? ये जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं इनकी विशेषता ये होती है कि इनके द्वारा जो पदार्थ स्रावित होते हैं उनको शरीर में लाने और ले जाने के लिए किसी भी प्रकार की विशिष्ट नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं। जहां भी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं इनसे जो निकलने वाले पदार्थ होते हैं या केमिकल्स होते हैं वो सीधे ही रक्त में डाल दिए जाते हैं और रक्त से वे रक्त के प्रवाह के माध्यम से प्रभावित अंग तक पहुंच जाते हैं। अब ये जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां, तो हमने ये जाना कि वे ग्रंथियां जिनके स्राव रक्त में डाल दिए जाते हैं जहां से वे प्रभावित अंग तक पहुंच जाते हैं। दूसरी बात ये नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं। नलिका विहीन मतलब इनके स्रावों को लाने ले जाने के लिए कोई नलिकाएं नहीं पाई जाती। इनके स्राव सीधे ही रक्त में डाल दिए जाते हैं और रक्त के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। अब इनके जो स्राव होते हैं उनका भी विशेष नाम है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्राव निकलते हैं उन्हें कहा जाता है हार्मोन, जो कि हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए और कई तरह की क्रियाओं को संपादित करने के लिए बहुत ज़्यादा है। इसके बाद जो अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन है उसे कहा जाता है एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन जो है इसे कहा जाता है एंडोक्राइनोलॉजी। इसके अलावा अंतःस्रावी ग्रंथियों से जुड़ी जो सबसे पहले जानकारी दी गई या फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी किसको कहा जाता है?
तो फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है थॉमस एडिसन को। थॉमस एडिसन, एडिसन नाम के वैज्ञानिक थे जिन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियों के अध्ययन का पितामह कहा जाता है या फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। इसके अलावा हार्मोन जो शब्द था इसका प्रयोग सबसे पहले किया स्टार्लिंग नाम के साइंटिस्ट ने। स्टर्लिंग या स्टार्लिंग, स्टर्लिंग नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले हार्मोन शब्द दिया या हार्मोन शब्द के बारे में बताया। इसके अलावा हमने पढ़ लिया कि अंतःस्रावी ग्रंथियां वे नलिकावीन ग्रंथियां जिनके स्रावों को शरीर में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए नहीं पाई जाती, ये सीधे ही रक्त में डाल दिए जाते हैं और रक्त से ये प्रभावित अंग तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद अंतःस्रावी ग्रंथियों के अध्ययन को एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है और फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है थॉमस एडिसन को। इसी तरह हार्मोन जो शब्द है ये सबसे पहले स्टर्लिंग ने दिया। अब चलिए अलग अलग अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में अध्ययन। अंतःस्रावी ग्रंथियां हमारे शरीर में कुछ ग्रंथि, सबसे पहले थायराइड या पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, जनन ग्रंथियां और पीनियल ग्रंथि। अब एक एक करके हम इन ग्रंथियों के बारे में अध्ययन। सबसे पहले हम बात करें अगर हम पीयूष ग्रंथि की, इसे कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, और इसका एक विशिष्ट नाम और है, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि क्यों? कि जैसे टीचर पूरी क्लास को कंट्रोल कर सकता है, वैसे ही ये मास्टर ग्रंथि है। इसका मतलब ये हमारे शरीर में जितने भी हार्मोन स्रावित हो रहे हैं उन सबको कंट्रोल करने का जो काम है वो पीयूष ग्रंथि के द्वारा किया जाता है और इसीलिए इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ये जो ग्लैंड होती है ये हमारे मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है। एक सेला टर्सिका नाम की रिक्त स्थान या जगह रिक्तिका पाई जाती है। इसके अंदर ये पीयूष ग्रंथि स्थित होती है। बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती, केवल मटर के दाने जितनी बड़ी ये पीयूष ग्रंथि होती है और सेला टर्सिका नाम, सेला टर्सिका नाम की रिक्तिका होती है, उसके अंदर ये स्थित होती है। रिक्तिका मतलब खाली जगह, और उसके अंदर ये पीयूष ग्रंथि स्थित होती है। अब ये जो पीयूष ग्रंथि, अब क्योंकि ये कंट्रोल कर रही है बाकी सारी ग्रंथियों का, इसका मतलब इससे बहुत सारे पदार्थ स्रावित होंगे और शरीर के अन्य हार्मोनों को कंट्रोल करने का काम करेंगे। रूप से मास्टर ग्रंथि के बारे में, तो पीयूष ग्रंथि जो है ये दो भागों में बटी होती है, एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस ये इस पीयूष ग्रंथि का अग्रभाग, इसके द्वारा ये हार्मोन स्रावित किए जाते हैं, और पश्च भाग जो है इसके द्वारा न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं, और इसके द्वारा भी दो हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। एक एक करके अब हम करते हैं। तो पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड जो कि सेला टर्सिका नाम के रिक्त अवकाश में पाई जाती है और मटर के दाने के आकार की होती है। स्रावित होने वाले हार्मोन जो है दो भागों में बटी होती है पीयूष ग्रंथि। पहले हम एडिनोहाइपोफाइसिस के बारे में पढ़ते हैं। वृद्धि हार्मोन या इसे कहा जाता है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन या वृद्धि हार्मोन, तो इसके अग्रभाग से वृद्धि हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन का श्रावण किया जाता है। नाम से स्पष्ट है कि हमारे शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करेगा। अब ये जो ग्रोथ हार्मोन है अगर बराबर मात्रा में स्रावित हो रहा है तब तो शरीर की वृद्धि नियमित रूप से होती रहेगी, लेकिन इसकी कमी या अधिकता अगर शरीर में हो जाए तो उससे कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आपने देखा होगा कि कई लोग बिल्कुल बौने होते हैं, बहुत लंबाई में कम, जैसे सर्कस में जोकर वगैरह होते हैं, उनके संग यही दिक्कत होती है कि उनके पीयूष ग्रंथि के द्वारा वृद्धि हार्मोन जो है ये कम मात्रा में स्रावित किया जाता है, जिससे व्यक्ति में बौनापन जो है वो आ जाता है। तो पीयूष ग्रंथि के अल्प स्रवण से या ग्रोथ हार्मोन के अल्प स्रवण से व्यक्ति की जो लंबाई है वो पूरी तरह से प्रॉपर नहीं हो पाती और बौनेपन का जो लक्षण है के अंदर आ जाता है। लेकिन अगर क्या हो कि अगर ये स्राव ज्यादा हो जाए या वृद्धि हार्मोन ज्यादा स्रावित होने लगे, तो अगर ये वृद्धि हार्मोन ज्यादा स्रावित होता है तो भीमकायता या जाइजेंटिज्म
किसी किसी की लंबाई हम देखते हैं कि मान लीजिए नॉर्मल लंबाई 6 फीट, 5.5 6 फीट, थोड़ी बहुत इससे ज़्यादा और कम हो सकती है, लेकिन कुछ लोग 7-7 फीट लंबे हो जाते हैं। उसके पीछे यही कारण होता है कि पीयूष ग्रंथि के द्वारा वृद्धि हार्मोन जो है वो बहुत ज़्यादा स्रावित होता है, की वजह से व्यक्ति जो है वो अनियमित रूप से लंबा हो जाता है। इसके अलावा ये जो वृद्धि हार्मोन है, ये हमारी जो जनन ग्रंथियां होती हैं उनसे जो हार्मोन स्रावित होते हैं वो भी कंट्रोल करने का काम करते हैं। आगे चलें अगर हम, इसके बाद हम पढ़ें प्रोलैक्टिन हार्मोन के बारे में। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है ये गर्भ अवस्था में और उसके पश्चात अधिक मात्रा में स्रावित होता है। इससे स्रावित होने वाली जो हार्मोन की मात्रा है उसका नियमन भी पीयूष ग्रंथि करती है। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है ये स्त्रियों में दुग्ध स्रवण को प्रेरित करता है। तो छोटे जो शिशु हैं उनको दुग्ध स्रवण जो प्रेरित होगा प्रोलैक्टिन हार्मोन की सहायता से, जो मुख्य महिलाओं का मुख्य लक्षण है। इसके बाद है TSH या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो थायराइड नाम से स्पष्ट है कि जो हमारी थायराइड ग्रंथि है उसको स्टिमुलेट यानी कि उत्तेजित करना थायराइड हार्मोन के स्त्रवण के लिए। तो जब तक TSH हार्मोन पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित नहीं होगा तब तक हमारी थायराइड ग्रंथि प्रारंभ नहीं होगा। तो ये एक तरह से कंट्रोल करने का काम करते हैं। इसके बाद है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये भी हमारी जनन ग्रंथियों से संबंधित है कि शुक्राणु और अंडाणु बनाने का जो काम है हमारी जनन ग्रंथियों के अंदर वो इस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से कंप्लीट है। इसके बाद है MSH या इसको कहा जाता है मेलेनोसाइट, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये क्या होता है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन? मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये हमारी त्वचा के रंग के लिए उत्तरदायी होता है। अगर किसी के अंदर ये मेलेनोसाइट अधिक मात्रा में स्रावित हो जाता है, मेलेनोसाइट कोशिकाएं पाई जाती हैं, अगर किसी के अंदर ये मेलेनोसाइट हार्मोन ज़्यादा स्रावित होता है तो उसकी त्वचा का रंग जो है वो नॉर्मल के मुकाबले थोड़ा सा गहरा हो सकता है, और जिनके अंदर ये कम स्रावित होता है रंग थोड़ा कम गहरा होता है। तो इस तरह ये जो हमारी पीयूष ग्रंथि स्रावित होने वाले हार्मोन हो गए जिनके नाम हमें याद होने चाहिए कि वृद्धि हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और मेलेनोसाइट उद्दीपक हार्मोन या मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वृद्धि हार्मोन हमारी वृद्धि से जुड़ा हुआ है। अगर कम स्रावित होगा तो बौना रह जाएगा व्यक्ति, और ज्यादा स्रावित होगा तो उसकी सहायता बहुत अधिक वृद्धि हो जाएगी। प्रोलैक्टिन हार्मोन ये स्त्रियों से संबंधित है। प्रसव के पश्चात शिशु के लिए जो दुग्ध स्रवण होता है वो इस प्रोलैक्टिन वजह से। TSH या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये हमारी थायराइड ग्रंथि की प्रॉपर क्रियाशीलता के लिए जरूरी है। जब तक ये हार्मोन स्रावित नहीं होगा तब तक हमारी थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन का निर्माण नहीं करेगी। बाद ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये हमारी जनन ग्रंथियों से संबंधित है। जनन ग्रंथियों के द्वारा शुक्राणु अंडाणु का बनना, हमारे सेक्सुअल कैरेक्टर्स का आना, ये सब ग्रंथि पर करता है। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये हमारी त्वचा के रंग का निर्धारण करता है। इसके बाद न्यूरोहाइपोफाइसिस या पश्च भाग किसका? पीयूष ग्रंथि का। इससे भी दो हार्मोन स्रावित होते हैं, ऑक्सीटोसिन और ADH। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ये हमारी मांसपेशियों में खिंचाव उत्पन्न करता है, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो सबसे ज्यादा प्रसव के दौरान महिलाओं में स्रावित होता है, जिसकी मदद से, जिसके कारण मांसपेशियों के खिंचाव से प्रसव आसान हो पाता है। ये काम इसका यही है। इसके बाद ADH हार्मोन, इसे वेसोप्रेसिन हार्मोन भी कहा जाता है। ये भी एक महत्वपूर्ण हार्मोन है। इसका मुख्य काम है हमारे शरीर में जो मूत्र उत्पादन होता है उसकी मात्रा का नियमन करना। किस तरह नियमन होगा कि अगर हमारे शरीर में ADH का स्त्रवण ज्यादा होता है, अगर ADH का स्त्रवण ज्यादा होता है तो मूत्र निर्माण कम होगा। और अगर ADH हार्मोन कम स्रावित होता है
तो मूत्र निर्माण जो है वो ज्यादा होगा, यानी एक दूसरे के वाइस वर्सा अपोजिट है दोनों। कि एडीएच हार्मोन जब हमारे शरीर में ज्यादा स्रावित होता है, तो एडीएच हार्मोन की ज्यादा स्रावित नलिकाएं हैं, तो कॉर्टेक्स वक्र नलिकाएं जो होती हैं उनके द्वारा जल का अवशोषण अधिक होता है, जिसकी वजह से मूत्र निर्माण कम होता है। लेकिन अगर किसी कारण से एडीएच हार्मोन हमारे शरीर में कम स्रावित होता है, तो मूत्र नलिकाएं जो होती हैं वो मूत्र में से जल को अवशोषित नहीं करती हैं और अधिक मात्रा में जो जल है वो मूत्र के साथ निष्कासित होता है। तो ये जो एडीएच हार्मोन है ये हमारे शरीर में जल की मात्रा और मूत्र की मात्रा का नियम का भी काम करता है। आशा करती हूँ आपके लिए उपयोगी रहा होगा। पीयूष ग्रंथि के बारे में आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब जो मुख्य ग्रंथियां हैं हमारे शरीर में अलग अलग जगह पर पाई जाती हैं, उनके कामों के बारे में और उनकी स्थिति के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। चलिए, तो पीयूष ग्रंथि हमारी कंप्लीट हुई। उसके बाद अगली जो ग्रंथि है ये हमारी है पीनियल ग्रंथि। सेकंड नंबर, पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि जो होती है ये हमारे अग्र मस्तिष्क में पाई जाती है। अग्र मस्तिष्क में पाई जाती है। इसका जो मुख्य काम है वो है एक तो हमारे शरीर के तापमान का नियमन करना, के अलावा 24 घंटे का जो रिदम यानी कि हमारे शरीर का बैलेंस बना रहता है कि निश्चित समय पर उठना, सोना, जगना या पाचन होना खाने का, या जो काम हम रेगुलर करते रहते हैं तो हमारे शरीर का, कि ऐसा नहीं है कि कभी भी हमें सुलाएं तो हम सो जाते हैं, या उठने का टाइम है तो यूं नहीं है कि जब भी हम सो जाएं जब भी हम उठ जाएं, इस तरह नहीं होता। शरीर जो है एक लिमिटेड फिक्स्ड कार्यक्रम के अनुसार कार्य करता रहता है, और वो जो शरीर के जो बायोलॉजिकल क्लॉक जिसे कहा जाता है वो ये हमारी पीनियल ग्लैंड होती है, जो कि हमारे शरीर को व्यवस्थित रूप से समय के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। इससे पीनियल ग्रंथि जो होती है, इससे स्रावित होने वाले जो हार्मोन है, मुख्य काम यही है इनका कि एक तो शरीर का तापमान नियमन करते हैं और एक 24 घंटे की जो रिदम है हमारे शरीर की उसको बना के रखने का काम करते हैं। अगली जो हमारी ग्लैंड है वो है हमारी थायराइड ग्लैंड। बताइए हमें कि थायराइड ग्लैंड जो है ये हमारे फूड पाइप के अंदर जगह स्थित होती है। थायराइड ग्रंथि जो होती है पालित ग्रंथि होती है, पालित मतलब लोब्स में बटी हुई होती है, और थायराइड ग्रंथि जो होती है इसके द्वारा स्रावित जो हार्मोन है उसे कहा जाता है थायरोक्सिन हार्मोन। बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन ये, जो कि हमारे शरीर में कई कामों को संपादित करता है। थायराइड ग्रंथि से जो थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है वो एक काम तो क्या करता है कि वसा और प्रोटीन जो है उसके उपापचय से संबंधित है। उपापचय का मतलब है उपचय प्लस अपचय, इन दोनों से मिलकर बना है शब्द उपापचय। उपचय का मतलब है कि छोटे अणु मिलकर एक बड़ा अणु बना लें, और अपचय का मतलब है बड़े अणु के टुकड़े से कुछ छोटे अणु बन जाएं। तो वसा और प्रोटीन का उपापचय यानी कि प्रोटीन के छोटे कणों से बड़े कण बनाना या बड़ों से छोटे अणु बनाना, ये जो सारा काम है ये हमारी थायराइड ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा T3 और T4 दो तरह के हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। T3 जो हार्मोन है इसे कहा जाता है ट्राई आयोडोथायरोनिन, और T4 जो है इसको कहा जाता है टेट्रा आयोडोथायरोनिन। T3 जो है इसको कहा जाता है ट्राई आयोडोथायरोनिन, और 4 है तो टेट्रा आयोडोथायरोनिन। वैसे तो थायरोक्सिन हार्मोन ही है, लेकिन इनके केमिकल नेचर के आधार पर दो तरह के हार्मोन जो हैं वो इस थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अब इसके जो प्रभाव है उनके बारे में मत कर लें कि थायराइड ग्रंथि जो होती है अगर ये काम करना बंद कर देती है, इसके काम करना बंद या थायरोक्सिन हार्मोन का कम स्राव किया जाता है, तो प्रमुख रोग जिसको कि हम जानते हैं गोइटर
या गलगंड नामक रोग जो है यह हो जाता है, जिसमें क्या होता है कि जो गला है आयोडीन जो है आयोडीन की कमी के कारण, हाँ ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है इसके बनने के लिए शरीर में आयोडीन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आयोडीन इसका प्रतीक आई। ये जो आयोडीन है ये जब तक शरीर में उपस्थित नहीं होगा तब तक हमारी थायराइड ग्रंथि जो है थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण नहीं कर पाएगी, और इसीलिए हमें सलाह दी जाती है कि हमें हमेशा आयोडीन युक्त नमक चाहिए। आयोडीन जो है इसकी बहुत ज्यादा मात्रा हमारे लिए जरूरी नहीं, कुछ मिलीग्राम में ये प्रतिदिन, लेकिन इसकी थोड़ी सी भी मात्रा अगर कम हो तो फिर शरीर में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो थायरोक्सिन हार्मोन जो है इसके बनने के लिए आयोडीन जरूरी है, और शरीर में अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो गलगंड नामक रोग हो जाता है, जिसमें क्या होता है कि जो हमारी थायराइड ग्रंथि है ये सूजकर और लटक जाती है, जिसका प्रमुख लक्षण हुआ फूला हुआ गला, कई बार तो बहुत विकृत हो जाता है, नीचे तक लटक कर आ जाता है। तो मुख्य जो बीमारी है वो यही है थायराइड हार्मोन की वजह से। इसके अलावा एक बीमारी और है, तो कहा जाता है क्रिटिनिज्म। यह क्या है कि अगर कोई गर्भवती महिला उसके अंदर आयोडीन की कमी होगी तो उसका जो गर्भस्थ शिशु है, जो भ्रूण है, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। वह जो बच्चा होगा उसकी वृद्धि संदमित होगी, मानसिक रूप से वह बच्चा कमजोर होगा, और उसकी जो शरीर की बनावट होगी वो भी नॉर्मल बच्चों से कुछ अलग होगी। तो ये जो रोग है इसे क्रेटिनिज्म कहा जाता है। इसके अलावा एक रोग और है जिसे ग्रेव डिजीज कहा जाता है, ग्रेव रोग। यह क्या होता है कि जब आयोडीन थायरोक्सिन हार्मोन की शरीर में कमी हो जाती है तो आंख की जो ये पुतलियां होती हैं ये बाहर की तरफ निकल आती हैं, आंखें काफी बड़ी बड़ी दिखाई, और उस रोग को ग्रेव डिजीज या ग्रेव रोग कहा जाता है। चलिए, तो हमने दो ग्लैंड्स और कंप्लीट कर ली, पहली है पीनियल ग्रंथि और दूसरी है थायराइड ग्रंथि। मुख्य रूप से आपसे परीक्षा में यही सवाल पूछे जाते हैं। पहली बात तो ये कि थायराइड हार्मोन जो है इसके स्रवण के लिए क्या जरूरी है, तो आयोडीन आवश्यक है। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, दो तरह के होते हैं, ये भी T3 और T4 टाइप के, T3 ट्राई आयोडोथायरोनिन और T4 टेट्रा आयोडोथायरोनिन। इससे होने वाले जो प्रमुख काम है वो वसा और प्रोटीन का उपापचय। इसके द्वारा होने वाले जो रोग हैं वो हमने पढ़ लिए कि अगर कमी हो जाएगी तो आयोडीन की कमी के कारण जो गला है वो सूजकर लटक जाएगा, जिसे गलगंड या गोइटर कहा जाता है। क्रेटिनिज्म जो स्थिति है वो ये है कि अगर किसी गर्भवती महिला के कारण के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन कम स्रावित हो रहा है तो उसका जो शिशु है उसके अंदर कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स आ सकते हैं, शारीरिक जो उसकी बनावट है वो विकृत हो सकती है, साथ ही साथ मानसिक रूप से वो बच्चा विमंदित हो सकता है। और ग्रेव डिजीज इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया कि आंखें जो हैं वो बाहर की तरफ, नेत्र गोलक जो है वो उभर कर बाहर की तरफ आ जाते हैं, नॉर्मल से ज्यादा बड़ी आंखें दिखाई देती हैं और ऐसा लगता है जैसे आंखें बाहर निकली। इस बीमारी को ग्रेव डिजीज कहा जाता है। तो तीन ग्लैंड्स हमारी कंप्लीट हो गई, पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। ये अगली ग्रंथि की तरफ चलते हैं। अगली जो ग्लैंड है हमारी ये है पैराथायरॉयड ग्रंथि। क्या है पैराथायरॉयड ग्रंथि? पैराथायरॉयड ग्रंथि जो होती है ये हमारी थायराइड ग्रंथि के पीछे ही पाई जाती है, थायराइड ग्रंथि के बिल्कुल पीछे पैराथायरॉयड ग्रंथि पाई जाती है, और ये संख्या में होती हैं 4। टोटल 4 पैराथायरॉयड ग्रंथि हमारे शरीर में पाई जाती हैं। पैराथायरॉयड ग्रंथि जो होती हैं इनका मुख्य काम क्या है? इनका मुख्य काम है हमारे शरीर में कैल्शियम के स्तर का नियमन करना। कैल्शियम आयंस जो होते हैं उनका नियमन करना। कहाँ पर कैल्शियम आयन पाए जाते हैं? हमारे रक्त में। तो हमारे रक्त के अंदर कैल्शियम आयंस का स्त्रवण, कैल्शियम आयन की मात्रा का नियमन करना। और दूसरी जो मुख्य काम है इसका वो है हमारे दांत और हड्डी, क्योंकि कैल्शियम से संबंधित है तो दांत और हड्डियों से संबंधित होगी, यानी दांत और हड्डियों के विकास से संबंधित जो ग्लैंड है वो हमारी पैराथायरॉयड ग्रंथि होती है। शरीर के अंदर ये हमारी थायरॉयड ग्रंथि के पास स्थित होती है। पैराथायरॉयड ग्रंथि जो होती है स्टर्नम के पीछे लंग्स के बीच में पाई जाती है। मुख्य काम इनका कैल्शियम आयनों का खून नियमन करना, यानी खून के अंदर कैल्शियम आयनों की मात्रा का नियमन करना, और दांत और हड्डियों का निर्माण करना। इसके बाद है मुख्य जो ग्रंथि है, चौथी पढ़ ली हमने,
पांचवी जो ग्रंथि है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। हमारी जो पांचवी ग्रंथि ये है थाइमस ग्रंथि। ये जो ग्रंथि है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। थाइमस ग्रंथि जो होती है इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, थाइमस ग्रंथि का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो है वो ये है, ये जो थाइमस ग्रंथि होती है, प्रश्न आता है परीक्षा में कि ऐसी कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो कि वयस्कों में अनुपस्थित होती है। अब सोचने वाली बात यह है कि हर ग्रंथि हर सजीव के शरीर में है, तो क्या ऐसी कोई ग्रंथि है जो कि हमारे शरीर में नहीं है? तो इससे जुड़ा जो मेन फैक्ट है थाइमस ग्रंथि का, वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, यह जो ग्रंथि है ये शिशुओं में तो पाई जाती है, शिशुओं में तो पाई जाती है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे ये ग्रंथि जो है वो छोटी होती जाती है, और एक स्थिति ऐसी आती है जब ये हमारे शरीर में ना के बराबर मात्रा में होती है, शिशुओं में उपस्थित होती है, लेकिन जब हम वयस्क हो जाते हैं या बड़े हो जाते हैं तो ये हमारे शरीर में से एब्सेंट हो जाती है। मुख्य क्वेश्चन इस ग्रंथि का यही है कि ऐसी ग्रंथि बताइए जो कि शिशुओं में तो उपस्थित है लेकिन हमारे अंदर अनुपस्थित होती है। अब ये जो थाइमस ग्रंथि है इसके पीछे कारण क्या है, ये कि पाई तो जाती है, बच्चों में तो पाई जाती है लेकिन हमारे अंदर नहीं पाई जाती। थाइमस ग्रंथि जो होती है, तो पैराथायरॉयड ग्रंथि हमने पढ़ ली, थाइमस ग्रंथि जो होती है, सॉरी आप करेक्शन कर लेना, पैराथायरॉयड ग्रंथि थायरॉयड ग्रंथि के पीछे 4 लोब्स में पाई जाती है। ये जो थाइमस ग्रंथि होती है ये हमारे लंग्स के बीच में स्टर्नम नाम की जो ग्रंथि होती है, स्टर्नम नाम की जो हड्डी होती है उसके नीचे की तरफ पाई जाती है। शायद मैंने पहले बोल दिया, उसमें आप करेक्शन कर लेना कि हमारी जो स्टर्नम बोन होती है, स्टर्नम जो हड्डी होती है उसके नीचे ये पाई जाती है हमारे लंग्स के बीच में। धीरे धीरे शिशुओं में बड़ी होती है, धीरे धीरे इसका आकार कम होता जाता है। अब थाइमस ग्रंथि जो है हमारे शरीर में कई काम करती है। सबसे बड़ी बात तो अब ये कम क्यों होती जाती है, इसके पीछे क्या कारण है। ये जो थाइमस ग्रंथि होती है ये जो है ये हमारी जो WBC होती है, WBC की वाइट ब्लड सेल, तो हमारी जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं उनको बनाने का काम करती हैं, और शरीर का जो भी क्या कह सकते हैं, शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है यानी कि बीमारियों से लड़ने और बचने की, इसके कारण WBC के कारण। तो जब हम शिशु होते हैं तो हमारे शरीर को वियरिंग और टेयरिंग मतलब काफी ज्यादा मरम्मत की वृद्धि की जरूरत होती है। उस समय WBC को निर्देशित करना शरीर की प्रतिरक्षा के लिए, वो काम ये था कि स्रावित होने वाले जो हार्मोन है वो करते हैं। लेकिन होता यह है कि धीरे धीरे WBC संख्या में बढ़ती जाती है और एक स्थिति ऐसी आती है कि हमारे अंदर प्रतिरक्षा पूरी तरह से विकसित हो जाती है, और इसी यही कारण है कि थाइमस ग्रंथि हमारे अंदर नहीं पाई जाती है, ना के बराबर मात्रा पाई जाती है। तो पहला काम तो यह है कि जो WBC हैं उनको शरीर की प्रतिरक्षा के लिए तैयार करना। दूसरी बात ये एंटीबॉडीज बनाना, एंटीबॉडी जो निर्माण है वो थाइमस ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा इसका जो मुख्य काम है, इसके ये टी लिम्फोसाइट जो सेल्स होती हैं, टी लिम्फोसाइट जो सेल्स होती हैं उसको प्रेरित करना ताकि हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो प्रॉपर काम करता रहे। इसके अलावा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मीडिएट इम्यूनिटी जैसे कि कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा, कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा यानी कि जो सेल्स होती हैं, स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं, लिम्फोसाइट जो सेल्स होती हैं, ये लिम्फोसाइट सेल्स जो होती हैं ये हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती हैं। जैसे कि वैक्सीनेशन होता है, तो वैक्सीन अगर हमने एक बार ले ली और उनसे एंटीबॉडीज एक बार हमारे शरीर में जब बन गई तो ये एंटीबॉडीज जो हैं ये शरीर में स्टोर होकर रहती हैं। जैसे ही मान लीजिए वो इन्फेक्शन दोबारा हमको अटैक करता है तो ये एंटीबॉडीज याद रखती हैं और उसको बीमारी को कंट्रोल कर लेती हैं। इसको कहा जाता है, और इसके लिए भी हमारी थाइमस ग्रंथि उत्तरदायी होती है। मुख्य काम इसके यही थे। और एक और काम है इन्फेक्शन से लड़ना। तो कोई किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो जाए तो थाइमस ग्रंथि जो है उस इन्फेक्शन से लड़ने में हमारे शरीर की मदद करती है। ये अगली ग्रंथि की तरफ, नेक्स्ट एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि जो है ये हमारी मुख्य ग्रंथि
कहाँ पाई जाएगी? सबसे पहले तो हमारी जो किडनी होती है, किडनी के ऊपर ग्रंथि स्थित होती है। ये किडनी है, इसके ऊपर ये पाई जाएगी ऐसे कवर की तरह। हमारी जो किडनी है उनके ऊपर ये एड्रिनल पाई जाती है। किडनी हमारे शरीर में है, दोनों किडनीज के ऊपर पाई जाएगी। एड्रिनल ग्रंथि जो है, इससे एड्रीनलिन हार्मोन का स्राव किया जाता है। एड्रीनलिन हार्मोन जो है, इसका स्राव किया जाता है। मुख्य हार्मोन है ये भी, जो कि शरीर की कई क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ये जो हार्मोन है, इसे फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है। इसे फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है, इमरजेंसी हार्मोन भी इसे कहा जाता है। अब क्या है, ऐसा क्यों कहा जाता है? तो एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है, इसका मुख्य काम ये है कि हमारे शरीर को संकटकालीन परिस्थितियों के लिए तैयार करना। यह काम हमारे एड्रेनलिन का होता है। संकटकालीन परिस्थितियों, जैसे कि जिनसे संकटकालीन परिस्थितियों को भांपने का जो काम है, वो एड्रेनलिन हार्मोन के द्वारा किया जाता है। जैसे कि कोई चिंता या परेशानी है, तो हमारी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, पसीने आने लग जाएंगे, मुंह बार बार सूखेगा, आंखें बाहर की तरफ निकल आएंगी। यह जो काम है, ये एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा जो हार्मोन स्रावित होता है, एड्रिनल के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा संकटकालीन परिस्थितियों के लिए हमें तैयार करना, जैसे कोई दौड़ है, तो दौड़ के अंतिम क्षणों में पूरा शरीर का जोर लगाकर और दौड़ को जीतने का जो प्रयास करना है, वो इसके कारण होता है। चिंता की स्थिति में जो हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, मुंह लाल हो जाता है, आंखें बाहर की तरफ निकल आती हैं, हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है, पसीने आने लगते हैं, ये जो सारे काम हैं, ये हमारी एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले एड्रिनल हार्मोन की वजह से होता है। और इसीलिए इसे करो या मरो हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन या फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है। अब ये जो एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है, ये कई काम हमारे शरीर में करता है। पहली बात तो हमारे जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, उनको नियंत्रित करने का काम इसी के द्वारा किया जाता है। पुरुषों में पुरुषोचित लक्षण और महिलाओं में महिला के जैसे जो लक्षण आते हैं, वो नियमन करने का जो काम है, वो हम एड्रिनलिन ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन की मदद से होता है। तो पहला काम तो हो गया हमारे सेक्सुअल कैरेक्टर्स को नियंत्रित करना। दूसरी बात यह है कि अगर ये ग्रंथि जरूरत से ज्यादा स्रावित हो जाए, तो हाइपोग्लाइसीमिया नाम का रोग हो जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया नाम का रोग जो है, वो ये होता है कि इसके द्वारा क्रिएटिन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्रिएटिनिन, उनका स्रावण होता है, जो कि ज्यादा मात्रा में उत्पन्न होने लग जाते हैं। इसके अलावा एक जो रोग है वो और होता है, इससे एडिसन डिजीज कहा जाता है। अब ये एडिसन रोग जो होता है, एडिसन रोग क्या होता है कि अगर ये क्रिएटिनिन एड्रिनल ग्रंथि से जो क्रिएटिनिन उत्पन्न होता है, वो कम मात्रा में उत्पन्न होता है, एडिसन नाम का रोग हो जाता है। इस नाम से याद रखना है आपको। तो एडिसन रोग जो है, वो इसकी कम क्रियाशीलता से हो जाता है, और इसके अंदर एडिसन रोग के अंदर क्रिएटिनिन जो है, ये कम मात्रा में बनते हैं। उसके अलावा एक रोग और है, कुशिंग रोग। ये क्या होता है, अगर स्टीरॉइड्स जो हैं, स्टीरॉइड्स अगर ज़्यादा लिए जाते हैं, स्टीरॉइड वाली जो दवाइयाँ ज़्यादा ली जाती हैं, तो उसकी वजह से ये जो रोग है, कुशिंग रोग हो जाता है, जो कि एड्रिनल ग्रंथि जो है की क्रियाशीलता को प्रभावित करता है। इसके बाद है अग्नाशय या पेनक्रियाज। अग्नाशय या पेनक्रियाज ये एक विशिष्ट अंतःस्रावी ग्रंथि, इसका कारण ये है कि इसे मिक्स या मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। अब इसके क्या कारण है, इसे मिक्स या मिश्रित ग्रंथि क्यों कहा जाता है? मिक्स या मिश्रित ग्रंथि इसलिए कहा जाता है कि यह एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। एंडोक्राइन स्रावी ग्रंथि भी है और बहिस्रावी ग्रंथि भी है। इसके कारण क्या है
अंतःस्रावी ग्रंथि तो इसलिए है कि इसके द्वारा हार्मोन स्रावित किए जाते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा और डेल्टा 3 तरह की सेल्स इसके अंदर पाई जाती हैं, जिससे अलग अलग तरह के हार्मोन्स। इसके अलावा ये बहिस्रावी है। बहिस्रावी का मतलब ये है कि इसके अंदर विशिष्ट नलिकाएं पाई जाती हैं, जिनकी मदद से अग्नाशय है तो अग्नाशयी रस स्त्रावित होता है, जो कि भोजन के पाचन में मदद करता है। तो इससे अग्नाशयी रस स्त्रावित होता है, जिसको ले जाने के लिए इसमें विशेष नलिकाएं पाई जाती हैं, और ये बहिस्रावी भी है। और इसके अंदर ऐसी कोशिकाएं भी पाई जाती हैं जिनके स्राव रक्त की मदद से एक जगह से दूसरी, अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल्स इसके अंदर पाई जाती हैं, और जिस कारण इसे अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं और बहिस्रावी ग्रंथि भी कहते हैं। और दोनों लक्षण पाए जाने के कारण इसे मिश्रित ग्रंथि या मिक्स ग्लैंड भी कहा जाता है। पैनक्रियास से जुड़े ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, क्योंकि यही एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जिसके अंदर अंतःस्रावी गुण भी पाए जाते हैं और बहिस्रावी गुण भी पाए जाते हैं। बात करें इसके कामों के बारे में, तो अल्फा जो सेल्स होती हैं इसके अंदर, ये ग्लूकागोन हार्मोन का स्रावण करती हैं, जो कि ग्लूकोज के पाचन से संबंधित है। इसके बाद जो बीटा सेल्स होती हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इनके द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्रावण किया जाता है, और ये जो इंसुलिन हार्मोन है, ये रक्त में शर्करा की मात्रा का नियमन करता है। डायबिटीज आपने सुन रखा होगा, इस इंसुलिन हार्मोन के कारण ही डायबिटीज नामक रोग होता है, कि अगर किसी कारण से अग्नाशय की बीटा सेल्स इंसुलिन हार्मोन का स्रावण कम कर देती हैं, तो स्थिति जो उत्पन्न होती है उसे डायबिटीज कहा जाता है। डायबिटीज के अंदर क्या होता है कि रक्त के अंदर जो शर्करा की मात्रा कंट्रोल्ड होती है वो कंट्रोल नहीं रह पाती, और रक्त के अंदर शुगर का लेवल जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से डायबिटीज नामक रोग हो जाता है, और भी हम इसको कहते हैं। और इसकी मात्रा कम होने से रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, और जिसकी वजह से बाहर से इंसुलिन पड़ते हैं, उसको शुगर या डायबिटीज कहा जाता है। इसके अलावा जो इसमें एक सेल्स और पाई जाती हैं, जिन्हें डेल्टा सेल कहते हैं, ये सोमेटोस्टैटिन नामक हार्मोन का स्राव करती हैं। सोमेटोस्टैटिन हार्मोन का स्रावण करती हैं। चलिए, इंसुलिन हार्मोन जो है, इससे होने वाली एक और बीमारी जो है वो ये है कि इंसुलिन हार्मोन की वजह से जो बीमारी होती है उसे डायबिटीज मेलिटस कहा जाता है। ये रोग जो है इंपॉर्टेंट है, डायबिटीज मेलिटस। इस रोग का कैसे पता चलाया जाता है कि रक्त के अंदर अगर ग्लूकोज का या शुगर का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो पता चल जाता है कि डायबिटीज मेलिटस नामक रोग हो चुका है। साथ ही साथ एक हानिकारक पदार्थ जिन्हें कीटोन काय या कीटोन बॉडीज कहा जाता है, उनकी उपस्थिति जब रक्त में हो जाए, कीटोन, तो जब ये कीटोन काय मतलब जब ये डायबिटीज मेलिटस नामक रोग हो जाता है, मूत्र की जांच की जाती है, और अगर उस मूत्र के अंदर ये कीटोन काय या कीटोन बॉडीज पाई जाती हैं, तो वो जो स्थिति है उसे कहा जाता है डायबिटीज मेलिटस। और डायबिटीज रोग के प्रमुख लक्षण की बार बार जो व्यक्ति है उसे मूत्र उत्सर्जित करने की इच्छा होती है, मतलब यूरिन पर उसका कंट्रोल कम हो जाता है, या बार बार उसे यूरिन पास आउट करने के लिए पड़ता है। अग्नाशय के बारे में हमने बात कर ली। अगली जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां, हमारी जनन ग्रंथियां, टेस्टिस और ओवेरीज। टेस्टिस जो है ये पुरुष में, और ओवेरीज जो है ये महिलाओं में पाई जाती हैं। इनसे अलग अलग तरह के हार्मोन स्रावित होते हैं, क्योंकि महिलाओं और पुरुषों में विभिन्न कार्यों को संपादित करने में मदद। टेस्टिस जो है इसके अंदर पाई जाती है लेडिक सेल, लेडिक कोशिका, इसके द्वारा हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन स्रावित होता है, यह ही सभी लक्षणों के लिए उत्तरदायी है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है, ये ही जो छोटे बालक हैं इसके स्रावण से ही जो छोटे बच्चे हैं जब किशोर अवस्था में आ जाते हैं, तो उनके अंदर जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, द्वितीयक लैंगिक लक्षण, उनको उत्पन्न करने के लिए भी ये हार्मोन उत्तरदायी है।
ये जो हार्मोन है, जैसे पुरुषों की बात करें तो आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूंछ का आना और शुक्राणु को जो निर्माण होता है वो इस हार्मोन के कारण संभव हो पाता है। इसके बाद बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं में जो ये हार्मोन होते हैं जन्म में निकलने वाले, ये 2 तरह के होते हैं। एक होता है एस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन 2 तरह के होते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन जो है ये महिलाओं के सभी द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है, साथ ही साथ अंडाणु निर्माण के लिए उत्तरदायी है, जनन के लिए उत्तरदायी है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है यह केवल जनन से संबंधित होता है। देखिए, एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है महिलाओं के सभी द्वितीयक लैंगिक लक्षण जैसे आवाज का पतला होना, किशोरावस्था के दौरान शारीरिक परिवर्तन होना और भी कई तरह के परिवर्तन जो महिलाओं में होते हैं, उन सब के लिए एस्ट्रोजन हार्मोन उत्तरदायी होता है। साथ ही साथ जो ओवेरी या हमारी जो अंडाणु होता है, अंडाशय जो होता है, इसके द्वारा ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है, इसमें पाई जाती है ग्रेफियन फॉलिकल। ग्रेफियन फॉलिकल जिसके द्वारा अंडाणु का निर्माण होता है। इसकी कोशिकाएं मिलकर अंडाणु करती हैं और ये जो दोनों काम है ये एस्ट्रोजन हार्मोन की हो पाते हैं। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है इसका मुख्य काम होता है दुग्ध स्रावण, यानी विकसित हो रहे शिशु के लिए महिलाओं में दुग्ध स्रावण को प्रेरित करने का जो काम है ये प्रोजेस्टेरॉन का होता है। और प्रेगनेंसी के दौरान ये हार्मोन ज्यादा मात्रा में स्रावित होता है। प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए भी हार्मोन कुछ मात्रा में आवश्यक होता है। तो आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक था नियंत्रण और समन्वय, पिछली क्लास में हमने पादपों में नियंत्रण और समन्वय को पढ़ लिया था। आज की क्लास में हमने मनुष्यों में नियंत्रण और समन्वय को पढ़ लिया, प्रतिवर्ती क्रियाओं को, और साथ ही साथ हार्मोन और इनके अंदर हार्मोनों के जो विशिष्ट लक्षण है, इनकी कमी या अधिकता से पहले जो रोग है उनके बारे में अध्ययन किया। आशा करती हूँ क्लासें आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो रही होंगी और लगभग टॉपिक जो हैं कंप्लीट होते जा रहे हैं। ये आज की क्लास